अध्याय 2 भारत के राजनैतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण। प्रश्न उत्तर कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान भाग 1। महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, इस कालखंड में विदेशी आक्रमणों एवं नए राजवंशों के उदय ने भारत की राजनीतिक सीमाओं को किस प्रकार नया आकार दिया। उत्तर, 11वीं शताब्दी के आरंभ में हिंदू कुश पर्वत के पार से हुए तुर्क, अफगान और मुगल आक्रमणों ने भारत के राजनीतिक मानचित्र को बदल दिया। इन आक्रमणों के परिणाम स्वरूप पुराने क्षेत्रीय राजवंशों का पतन हुआ और दिल्ली सल्तनत व मुगल साम्राज्य जैसी बड़ी शक्तियों का उदय हुआ। उत्तर भारत के कई क्षेत्र विदेशी नियंत्रण में आ गए, जबकि दक्षिण और पूर्व में विजयनगर और अहोम जैसे साम्राज्यों ने अपनी स्वतंत्र सीमाएं स्थापित की। प्रश्न 2, भारतीय समाज ने विदेशी आक्रमणों का सामना किस प्रकार किया। राजनीतिक अस्थिरता के वातावरण में भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया। उत्तर, भारतीय समाज ने इन आक्रमणों का सशस्त्र प्रतिरोध किया और अपनी कला, साहित्य व आध्यात्मिक मूल्यों के माध्यम से सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखा। राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद भारत की कृषि प्रधान नींव, कुशल कारीगर उद्योग और व्यापक व्यापार नेटवर्क ने अर्थव्यवस्था को जीवंत बनाए रखा। मंदिरों ने भी आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में कार्य किया, जिससे समाज को स्थिरता मिली। प्रश्न 3, इस कालखंड ने लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव डाला। उत्तर, इस कालखंड ने समाज में एक मिश्रित संस्कृति, साझा विरासत के निर्माण को बढ़ावा दिया। निरंतर युद्धों के कारण आम लोगों और किसानों पर कर का बोझ बढ़ा, लेकिन व्यापार और नगरीकरण के विकास ने नई आर्थिक संभावनाओं को भी जन्म दिया। लोगों ने बदलती परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को ढालना सीखा। अगला प्रश्न और क्रियाकलाप। पहला, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य की राजनीतिक रणनीतियों की तुलना कीजिए। इनमें क्या समानताएं और भिन्नताएं थीं। उत्तर, समानताएं, दोनों साम्राज्यों ने एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था अपनाई, जहां सुल्तान या सम्राट ही सर्वोच्च शक्ति था। दोनों ने सैन्य शक्ति के बल पर साम्राज्य विस्तार को प्राथमिकता दी। भिन्नताएं, दिल्ली सल्तनत में इत्ता प्रणाली का उपयोग हुआ, जबकि मुगलों, विशेषकर अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की। अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर अधिक समावेशी रणनीति अपनाई, जबकि सल्तनत के अधिकांश शासक अधिक कठोर और संकीर्ण दृष्टिकोण वाले थे। प्रश्न 2, विजयनगर साम्राज्य और अहोम साम्राज्य जैसे अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक समय तक पराजित होने से कैसे बच सके। उनकी सफलता में किन भौगोलिक, सैन्य और सामाजिक कारकों का योगदान था। उत्तर, विजयनगर। इसकी सफलता का बड़ा कारण इसकी भौगोलिक स्थिति, हम्पी की ऊबड़ खाबड़ चट्टानें और तुंगभद्रा नदी, और सैन्य कौशल था। सामाजिक रूप से धार्मिक एकता और कला के संरक्षण ने जनता को एकजुट रखा। अहोम, इन्होंने गुरिल्ला युद्ध तकनीक और नदियों में नौसेना, सरायघाट का युद्ध का प्रभावी उपयोग किया। असम की दुर्गम पहाड़ियों और वर्षा ने भी मुगलों के खिलाफ उन्हें सुरक्षा प्रदान की। प्रश्न 3, कल्पना कीजिए कि आप अकबर या कृष्णदेवराय के दरबार में एक विद्वान हैं। अपने किसी मित्र को पत्र लिखकर वहां की राजनीति, व्यापार, संस्कृति और समाज का वर्णन कीजिए। उत्तर, स्थान आगरा किला, दिनांक 15 अक्टूबर 1580। प्रिय मित्र, आशा है तुम ठीक होगे। मैं आजकल सम्राट अकबर के दरबार में हूँ और यहाँ का जीवन बहुत ही वैभवशाली है। यहाँ की राजनीति बहुत व्यवस्थित है। सम्राट सुलह ए कुल, शांति की नीति अपनाते हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। व्यापार के मामले में आगरा एक बड़ा केंद्र है, जहां विदेशी व्यापारी कपड़े और मसालों का लेन देन करते हैं। यहाँ की संस्कृति बहुत समृद्ध है। दरबार में तानसेन और बीरबल जैसे नवरत्न ज्ञान और कला की शोभा बढ़ाते हैं। समाज में लोग मिलजुल कर रहते हैं और आपसी भाईचारा दिखाई देता है। समय मिले तो यहाँ अवश्य आना। तुम्हारा मित्र। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका नाम आएगा, जैसे कि मैं अपना लिख देता हूँ, वैभव। तो आप भी अपना नाम लिख लेना। प्रश्न 4, अकबर जो अपनी युवावस्था में एक क्रूर विजेता था, कुछ वर्षों बाद कैसे सहिष्णु और दयालु हो गया। ऐसे परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है।
उत्तर, अकबर का यह परिवर्तन उसके व्यापक अनुभवों, विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ संवाद और साम्राज्य को लंबे समय तक स्थिर रखने की आवश्यकता के कारण हुआ। उसने महसूस किया कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश पर केवल तलवार के बल पर शासन नहीं किया जा सकता। इसलिए उसने सुलह ए कुल, सार्वभौमिक शांति की नीति अपनाई। प्रश्न 5, यदि विजयनगर साम्राज्य तालीकोटा का युद्ध जीत जाता तो क्या होता? कल्पना कीजिए और दक्षिण भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास पर उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। उत्तर, यदि विजयनगर जीत जाता तो दक्षिण भारत में मुस्लिम सल्तनतों का प्रभाव सीमित हो जाता। द्रविड़ वास्तुकला और हिंदू संस्कृति को और अधिक बढ़ावा मिलता और संभवतः दक्षिण भारत विदेशी औपनिवेशिक शक्तियों जैसे पुर्तगाली का और अधिक दृढ़ता से सामना कर पाता। प्रश्न 6, प्रारंभिक सिख पंथ द्वारा प्रचलित अनेक मूल्य जैसे समानता, सेवा और न्याय आज भी प्रासंगिक हैं। इनमें से किसी एक मूल्य का चयन कीजिए और चर्चा कीजिए कि यह समकालीन समाज में कैसे प्रासंगिक है। उत्तर, चयनित मूल्य समानता। आज के समाज में जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव अभी भी मौजूद है। सिख पंथ की लंगर प्रथा, जहां सभी एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, हमें सिखाती है कि जन्म या धन के आधार पर कोई बड़ा या छोटा नहीं है। यह मूल्य आधुनिक लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है। प्रश्न 7, कल्पना कीजिए कि आप किसी बंदरगाह नगर सूरत, कालीकट या हुगली में एक व्यापारी हैं। वहां वस्तुओं, व्यापार करने वाले लोगों, जहाज़ों की आवाजाही आदि के संबंध में आप जो दृश्य देखते हैं उनका वर्णन कीजिए। उत्तर, सूरत के बंदरगाह पर चहल पहल है। दूर दूर से आए विशाल जहाज सूती कपड़े और नील से लदे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कि अरब, डच और अंग्रेजी व्यापारी एक दूसरे से मोलभाव कर रहे हैं। यहाँ की मुद्रा रुपया पूरी दुनिया में अपनी साख बना रही है। दोस्तों, इसी के साथ अध्याय 2 भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण के प्रश्न उत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। हमने इस अध्याय के नोट्स और सारांश पहले ही कर लिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और हाइप कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।